हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, प्रोबेबिलिटी का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस। तो भाई कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई। तो इससे पहले जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज है, वीडियो है, वो मैं अपनी प्रीवियस पहले जो है वो चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जा करके देखो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है भाई, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे की एक्सरसाइजेस एकदम मस्त समझनी है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती क्या है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है भाई, जैसे मान लो आपके पास दो इवेंट हैं, लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस। तो मान लो आपके पास दो इवेंट है ई और एफ जो कि एक सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड मतलब उससे बनी है वो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक सैंपल स्पेस ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 डाइस को रोल करा, और एक ई इवेंट ले ली मैंने E1 नंबर की। तो इसमें कौन कौन से आउटकम आएंगे, 2 4 6। और एक एफ इवेंट में ले ली मैंने नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसमें कौन कौन से आउटकम आएंगे, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ले लेते हैं। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो इसमें आएगा 4 5 6। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है भाई। तो कह सकता हूँ ई एंड एफ, या फिर आप इसको ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हो, या सिर्फ आप सिंपली ई एफ भी लिख सकते हो। इस एक्सरसाइज के लिए ई इंटरसेक्शन एफ को आप ई एफ भी लिख सकते हो, यानी कि कहीं पर भी अगर ई एफ साथ में लिखा हुआ आएगा तो याद रखना ऑटोमेटिकली इसके बीच में इंटरसेक्शन होगा। ये बात आपको पहले से ही दिमाग में रखनी है। जैसे मान लो ए भी लिखा हुआ आ रहा है तो तुम समझ जाओ कि ये ए इंटरसेक्शन भी है। ये चलेगा इस एक्सरसाइज के अंदर और आगे भी चलेगा। तो ई एंड एफ कौन सी इवेंट होती है, ई इंटरसेक्शन एफ। ई एंड एफ एक ऐसी इवेंट है जिसके अंदर ई और एफ दोनों अकर हो चुके हैं। बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ भाई। ई और एफ ऐसी इवेंट होगी, ई एंड एफ एक ऐसी इवेंट होगी जिसके अंदर ई भी अकर हो गया और एफ भी अकर हो गया। तो मुझे इन दोनों में ज़रा कॉमन निकालो। तुम कॉमन क्या आएगा, 4 6। तो भाई देख लो, ये जो आउटकम्स हैं, ये जो इवेंट के आउटकम्स हैं, इसके अंदर दोनों अकर नहीं हो गए। पहला क्या था, इवन नंबर है। दूसरा क्या था, नंबर ग्रेटर देन। इसमें ना आप एक चेंज कर लो, इवन नंबर ग्रेटर देन 4 5 हटा दो, थोड़ा ऐसे सही रहेगा। इवन नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दैट इज 4 और 6। समझ में आ गया। तो ये ऐसे आउटकम है जो दोनों को फॉलो कर रहा है। देख लो कर रहा है कि नहीं भाई। ई क्या है, इवन नंबर है इसमें। एफ क्या है, नंबर ग्रेटर देन, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, दैट इज 4 और 6। तो हमने यहाँ पर सीखा क्या, ई एंड एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई एफ एक ऐसी इवेंट होती है जो कि दोनों को फॉलो करती है, जिसमें दोनों अकर हो चुके होते हैं। ठीक है भाई। तो जब कभी भी ई इंटरसेक्शन एफ की बात होगी मतलब उसमें दोनों इवेंट अकर हो चुकी है। अब आपको बोलेगा इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहां से तो आप बड़ी सिंपली इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, दैट इज 2/6 1/3। लेकिन ऐसे नहीं निकालना ना, ये सब तो 11th क्लास में हमने सीखा है, फिर 12th में क्यों आ गया ये। ठीक है कि नहीं, ये सब डायरेक्ट तरीके हमने 11th क्लास में सीखे हैं, फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो अब हमें क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके। अब जरा याद करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, ई बाय एफ। क्या फॉर्मूला था, दोनों में जो कॉमन है वो ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे। तो यहां से अब मैं ई एफ का अगर मैं ई एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, ई इंटरसेक्शन एफ, तो भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना होगा, पी एफ क्रॉस पी ई बाय। तो ये बन गया आपका किसका फॉर्मूला, ये बन गया आपका जो ई एफ इवेंट है, जो ई एफ अकर हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, एफ की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद यहां पर क्या है, एफ अकर हो चुका है, फिर ई की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि एफ अकर हो चुका है, उसके बाद ई की प्रोबेबिलिटी। देखो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये फॉर्मूला रटो, ये तो बुक में होता है कि फॉर्मूला रटना पड़ता है। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूले की। मैं आपको इसको ना और सिंपल तरीके से समझाता हूँ, बिल्कुल और सिंपल तरीके से समझाता हूँ, जिसमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना पाओगे। देखो कैसे। और ई और एफ इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि ई और एफ आखिर चीज़ है क्या।
अब जैसे मान लो मैंने एक सैंपल स्पेस ले लिया 52 कार्ड का, मैंने ई इवेंट मान ली किंग, तो और एफ इवेंट मान ली क्वीन। उसने मेरे को बोला ई एंड एफ बताओ, ई एंड एफ यानी कि इंटरसेक्शन एफ। तो भाई यहां पर क्या होगा, मुझे एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें किंग भी आ रहा है क्वीन भी आ रहा है, किंग और क्वीन, यही तो मतलब हुआ। इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो गया, किंग भी चाहिए और क्वीन भी चाहिए। तो सबसे पहले मान लो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली किंग की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज किंग। तो मुझे बताओ आपके पास 52 कार्ड है, आपने उसमें से किंग निकाला, तो किंग निकालने के चांसेस क्या है, 4/52, 1/13। अब अगले कार्ड पर आओ, ठीक है भाई। देखो भाई ई एंड एफ का मतलब क्या है, दो इवेंट अकर हो रही है, मतलब दो पत्ते तो आपने निकाले ना, पहले आपने निकाला किंग फिर आपने निकाला क्वीन, लेकिन वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ किंग और क्वीन। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ भाई, ई एक अलग इवेंट है, एफ एक अलग इवेंट है, ई एंड एफ एक अलग इवेंट है। ई में है सिर्फ किंग आ रहा है, क्वीन में है सिर्फ क्वीन आ रहा है, ई एंड एफ के अंदर क्या है, किंग और क्वीन दोनों आ रहे हैं। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, किंग और क्वीन की। तो सबसे पहले मैंने निकाला किंग की प्रोबेबिलिटी। अब मैंने दूसरा पत्ता निकाला, देखो भाई पहला पत्ता निकल चुका है। अब इसमें ना दो बातें होंगी, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ये अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। दो केस होते हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो भाई आपको दो पत्ते निकालने हैं, एक पत्ता आप किंग का निकाल चुके हो। अब होगा क्या, दो चांसेस है, या तो आप उस किंग के पत्ते को दोबारा से अंदर रख दो। अब आपके पास टोटल कितने पत्ते हो गए, 52। दोबारा से आप पत्ता निकालो क्वीन का, इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। ठीक है भाई, पहला पत्ता जो आपने निकाला था उसको दोबारा से रख दो, कार्ड 52 कर दो, उसके बाद आप पत्ता निकालो किंग का, सेकंड पत्ता क्वीन का। या फिर क्या होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या होता है जो आपने पत्ता पहली बार में निकाला उसको फेंक दो, अब जो 51 कार्ड है उसमें से पत्ता निकालो, ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है भाई, इसके क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है विद रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट मान करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला पत्ता किसका निकला, किंग का, किंग के चांसेस में निकाल चुका हूँ। अब मेरे को बताओ विद रिप्लेसमेंट है, मैंने किंग का पत्ता दोबारा अंदर रख दिया, मेरे पास 52 कार्ड हो गए। अब मेरे को दूसरा पत्ता निकालना है, वो निकलना है क्वीन का। अब इस बात को मैं लिखूंगा कैसे, देखो भाई आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो भाई यहाँ पर होगा क्या, किंग निकल चुका है और अगला पत्ता मुझे किसका चाहिए, क्वीन का चाहिए। ऐसे ही तो लिखूंगा इस बात को, भाई किंग अकर हो चुका है, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ क्वीन की। अब मेरे को बताओ दूसरा पत्ता जो क्वीन का आ रहा है, क्वीन के आने के चांसेस क्या है, 4/52 ही तो है, 1/13। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ई इंटरसेक्शन एफ की तो बतानी है। तो आपको करना क्या है, जस्ट इन दोनों को क्या कर देना है, तो ई क्रॉस एफ बाय ई। समझ में आया, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में क्या है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 1/13 क्रॉस 1/13, 1/169। समझ में आया आपको। ये जो इवेंट है ना ई एंड एफ, इसके अंदर क्या है, आपको किंग और क्वीन चाहिए। आप बस इस चीज पर फोकस करो कि ई एंड एफ इवेंट क्या है। ई एंड एफ एक ऐसी इवेंट है जिसके अंदर ई और एफ दोनों अकर होना चाहिए। ठीक है भाई, यानी किंग और क्वीन दोनों, किंग और क्वीन दोनों आने चाहिए। तो इस बात के चांसेस कैसे निकलेंगे, आप 1 बाय 1 करके निकालो और उसके बाद उन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये आपको लिखना जरूर आना चाहिए कि पहला पत्ता किंग का था फिर निकला क्वीन। कैसे लिखूंगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एफ बाय ई। ठीक है भाई, ये एग्जांपल से आपको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती क्या है और इसके क्वेश्चंस को हमें डील कैसे करना है। अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें फॉर्मूला वगैरह रटने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपली प्रोबेबिलिटी निकालो 1 बाय 1 और उन दोनों को फिर क्या कर दो, लास्ट में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपकी किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की। ठीक है भाई, अब इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है ना वो है इंडिपेंडेंट इवेंट का। क्या कॉन्सेप्ट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है जरा ये समझ लेते हैं हम। मान लो मैंने एक सैंपल स्पेस ले लिया, फिर से वही 52 कार्ड का, और ई इवेंट मैंने ली कार्ड ऑफ स्पेड, और एफ इवेंट ली मैंने एस। तो ई एंड एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा भाई, ई इवेंट के अंदर सारे के सारे स्पेड आ गए। स्पेड कितने होते हैं, 13।
एफ इवेंट के अंदर चारों इक्के आ गए, दोनों में कॉमन क्या है सोचो ज़रा। ई इवेंट के अंदर सारे के सारे स्पेड रखे हुए हैं, एफ इवेंट के अंदर चारों इक्के रखे हुए हैं, तो मुझे बताओ एस ऑफ स्पेड कॉमन होगा कि नहीं? भाई 13 में इक्के का पत्ता ही तो ऐसा होगा जो कॉमन होगा, और तो कोई कॉमन हो ही नहीं सकता ना भाई। जो एस के 13 पत्ते होते हैं, 1 2 3 4 10 11 12 13 थे, और यहाँ पे चारों इक्के हैं, दोनों में एस ऑफ स्पेड ही तो कॉमन आएगा बस। तो अगर मैं आपको बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, तो आप बोलोगे 13/52 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है 4/52 1/13, यही तो है कि नहीं? और चाहो तो आप ई इंटरसेक्शन एफ की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, दैट इज 1/52। एक ही पत्ता है ना इसके अंदर, एस ऑफ स्पेड। अब सुनो, अब जरा आप ऐसा काम करो, ई बाय एफ निकालो ज़रा। क्या फॉर्मूला होता है? दोनों की कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और एफ की नीचे। कॉमन की क्या है 1/52, और एफ पी एफ की कितनी है 1/13, तो कट कटा के आ गया 1/4। और आप क्या करो, आप पी एफ बाई ई की भी निकाल लो लगे हाथ। दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और ई की नीचे, जो अगर हो चुका है उसकी नीचे, तो ये हो गया 1/52, और पी कितना है 1/4, तो ये कितना आ गया 1/13। अब ज़रा बात पर ध्यान दो बहुत ध्यान से। यहाँ इसका मतलब क्या है, एफ अकर हो चुका है, ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है, कितनी आ रही है 1/4। मुझे बताओ जो खाली ई है उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो 1/4 है, नहीं बात समझे भाई? इसका मतलब क्या है कि एफ अकर हो चुका है, यानी कि पत्ता एस का है, हमें बताना है स्पेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यही तो मतलब हुआ। पत्ता एस का है, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 1/4। खाली स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, तो ये क्या हुआ? फिर एस का अकर होना स्पेड पर क्या फ़र्क डाला उसने? भाई एफ इवेंट का अकर होने ने, एफ इवेंट जो अकर हुई उसने ई की प्रोबेबिलिटी पर क्या असर डाला? कुछ भी नहीं। पहले भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4 था, अभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4 ही है, यानी कि जब कभी भी एक इवेंट के अकर होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर फर्क ना पड़े, ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। यहां पर समझो, इसका मतलब क्या है, स्पेड आ चुका है, इक्के की प्रोबेबिलिटी बताओ। स्पेड आ चुका है, इक्के की प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है 1/13, खाली इक्के की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, वो भी 1/13। तो यानी कि जो स्पेड निकला, क्या उसने इक्के की प्रोबेबिलिटी पर कुछ फर्क डाला? नहीं, सेम है बिल्कुल। यानी कि क्या मतलब हुआ, जब कभी भी इवेंट्स, मतलब कुछ इवेंट जो अकर हो रही है वो दूसरे पर कुछ भी असर ना डाले, तो ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, जिनके अकर होना दूसरे पर फर्क ना डाले, दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर असर ना डाले, ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। लेकिन इसको चेक करने का तरीका भी है भाई। अभी हमने क्या प्रूव करा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ये तो पी ई के ही बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के ही बराबर है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला बनेगा क्या, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। पहले क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर ई अगर हो चुका है एफ की प्रोबेबिलिटी, लेकिन पी एफ बाई ई तो पी एफ ही है, नहीं नहीं है। पी एफ बाई ई, भाई ई के अकर होना एफ पर कोई फर्क डाला नहीं, ये पी एफ के ही तो बराबर है। और इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कैसे लिखते हो फॉर्मूला, पहले वाले की, फिर पहले वाला अकर हो चुका है दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, यही तो होती है कंडीशनल वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो यानी कि अगर ई इंटरसेक्शन एफ पी एफ के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर हम ई एंड एफ क्या बोलते हैं, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ई और एफ क्या होगा, एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे पर, एक की प्रोबेबिलिटी जो अकर हो चुकी है, एक इवेंट जो अकर हो चुकी है वो दूसरे पर असर ना डाले, ऐसी इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। चेक करने का तरीका है, ई इंटरसेक्शन एफ अगर पी एफ के बराबर आ गया तो वो इवेंट क्या होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। अगर इंडिविजुअल के मल्टीप्लाई के बराबर आ गया तो ऐसी इवेंट क्या होंगी,
इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। समझ में आ गई आपको? दोनों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी समझ में आ गई अच्छे से, और आपको इंडिपेंडेंट इवेंट आप कैसे चेक करोगे, क्या होती हैं, वो भी आपको समझ में आ चुकी है। अब देखो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के। मेन आपको लिखना सीखना है भाई। देखो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 3/5। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/5। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पक्की बात है पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए क्रॉस पी बी के बराबर होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है। 3/5 को मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से तो 3/25 होगा आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर बोल रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। याद रखना भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया इसने। 2 पत्ते निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट 52 कार्ड में से। प्रोबेबिलिटी बताना है बोथ कार्ड आर ब्लैक। सबसे पहले आप इवेंट बनाओ। मैंने मान लिया लेट ई बी द इवेंट दैट द फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ऑफ ब्लैक। और एफ किसको मान लिया? एफ बी द इवेंट, सेम क्वेश्चन देन दैट द सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ऑल्सो, सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ऑल्सो ऑफ ब्लैक। कई बच्चे सोचते हैं कि ये इवेंट लिखना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, इवेंट आपको लिखनी है और बहुत बढ़िया से प्रोबेबिलिटी में प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है ना। इवेंट अगर आप सही लिखोगे तो टीचर यहीं पर समझ जाएगा कि बच्चे को क्वेश्चन आगे आता है। अगर आपने इवेंट सही से नहीं बनाई तो फिर आगे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैंने क्या बोला? उसने बोला दोनों पत्ते ब्लैक होने चाहिए। तो मैंने क्या लिखा? पहला पत्ता मैंने मान लिया जो निकाला वो भी ब्लैक है, दूसरा पत्ता भी ब्लैक है। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों ब्लैक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ध्यान से समझना जरा, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, दिमाग में डाल लो। हमें क्या फाइंड करना है? हमें P इंटरसेक्शन F, यानी कि आप इसको सिर्फ PF भी लिख सकते हो, फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है कि दोनों पत्ते जो है वो ब्लैक के हैं। सबसे पहले आप क्या करो? फर्स्ट ड्रॉन कार्ड, पहला ड्रॉन कार्ड जो है वो ब्लैक है। ब्लैक के चांसेस क्या होते हैं? 26/52 1/2। अब एक बात समझ लो भाई बहुत ध्यान से, जो ब्लैक कार्ड था ना विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो ब्लैक कार्ड था ना वो हमने फेंक दिया है। अब मेरे पास जो पत्ते हैं ना वो 51 कार्ड है और उसमें 25 ब्लैक है। दिमाग में बिठा लो ये बात। अब दूसरा पत्ता कैसे लिखेंगे? पहला पत्ता ब्लैक निकल चुका है और F की प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहला पत्ता ब्लैक निकल चुका है, दूसरा पत्ता ब्लैक है। ऐसे तो लिखेंगे कंडीशनल, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक एंड सेकेंड इज ऑल्सो ब्लैक। तो कैसे करेंगे इसका? अब फेवरेबल कितना है? 25/51। भाई मेरे पास 25 कार्ड है ना ब्लैक और टोटल 51 है। तो EF कैसे निकलेगा? दोनों को आपको सिंपली क्या कर देना है? PE क्रॉस PF बाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 25/51। आंसर आ जाएगा 25/10। बोलो कोई दिक्कत हुई क्वेश्चन करने में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती क्या, लिखते कैसे, बस ये समझो, कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामाइनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। बोल रहा है एक ऑरेंजेस का बॉक्स है जिसको एग्जामाइन किया जा रहा है। 3 ऑरेंज उठाए, एग्जामाइन किया, 3 ऑरेंज उठाए विदाउट रिप्लेसमेंट। दिमाग में बिठा लो, 3 ऑरेंज बिठाए विदाउट रिप्लेसमेंट। बोल रहा है इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर जो आपके हाथ में तीनों ऑरेंज आए थे वो बढ़िया है, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, उसको बेचने के लिए भेज दिया जाएगा। अगर तीनों ऑरेंज बढ़िया हैं तो उसको बेचने के लिए भेज दिया जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो तीनों में से एक भी ऑरेंज आपके पास घटिया आ गया तो उसको फिर रिजेक्ट कर देंगे, बोले कि डब्बा नहीं बिकेगा भाई। बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड। तो भाई एक बॉक्स में 15 ऑरेंजेस हैं जिसमें से 12 तो ऑरेंज बढ़िया हैं
और 3 ऑरेंज है बैड। एक बॉक्स आया आपके पास जिसमें 12 बढ़िया हैं, 3 घटिया हैं, और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो सेल के लिए अप्रूव हो गया। मतलब हो क्या रहा है, आपके पास एक बॉक्स आया, इसके अंदर 15 ऑरेंज है, 12 गुड है, 3 बैड है। आपने 3 बार चेक करना है। एक ऑरेंज उठाया, सही निकला, दूसरा ऑरेंज उठाया, सही निकला, तीसरा ऑरेंज उठाया, सही निकला, तो आप फिर आगे चेक नहीं करोगे, आप कहोगे इसको बेचने के लिए भेज दो। लेकिन उन तीनों में से कोई भी एक घटिया निकल गया तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन घटिया तो हमको निकालना नहीं है, 3 बार ट्राई कर रहे हैं, समझ लो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करो आप, ए इवेंट मान लो, फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, पहला ऑरेंज बढ़िया है। बी भी मान लो, सेकंड ड्रॉन ऑरेंज इज ऑल्सो, और सी किसको मान लो, थर्ड ड्रॉन ऑरेंज। 3 बार ट्राई कर रहे हैं भाई, तीनों बार बढ़िया निकलेगा तभी अप्रूवल मिलेगा सेल का, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तीनों मेरे को बढ़िया चाहिए। सबसे पहले आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि पहला ऑरेंज जब निकला वो बढ़िया है, तो बढ़िया क्या है 12/15, तो 3 के टेबल से काटोगे 4/5 आ जाएगा। भाई पहले में कोई कंडीशन नहीं लगती, आपको ऑरेंज निकालना है, घटिया निकला बढ़िया निकला, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब दूसरे में कंडीशन लगती है। अब दूसरा कैसे लिखूंगा, पहला ऑरेंज बढ़िया था, दूसरा भी बढ़िया चाहिए, PB/A। याद रखना विदाउट रिप्लेसमेंट है। जो ऑरेंज पहली बार निकला था वो फेंक दिया गया है। टोटल ऑरेंज हो गए हैं 14, बढ़िया वाले हो गए हैं 11। तो अब बढ़िया ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 11/14। समझ में आया कि नहीं भाई? इसका मतलब क्या है, पहला ऑरेंज गुड है, दूसरा भी गुड चाहिए, यही तो हुआ इसका मतलब। तो अब जो टोटल ऑरेंज है वो तो 14 रह गए ना, एक तो फेंक दिया, और गुड कितने रह गए 11, तो गुड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 11/14 ही तो है। अब तीसरा देखो, AB/C, 2 बढ़िया निकल चुके हैं, 2 बढ़िया निकल चुके हैं ऑरेंज, तीसरा भी बढ़िया चाहिए, ऐसे लिखते हैं इसको। तो कैसे, अब बचे 13 ऑरेंज, बढ़िया है 10, तो 10/13। आपको क्या निकालना है, तीनों, तो ABC। पहले EF था तो EF लिखते थे, इंटरसेक्शन F, और ABC है तो अब ABC लिखेंगे। तो तीनों को क्या कर दो, PA क्रॉस PB/A क्रॉस PC/BA, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4/5, 11/14, 10/13। क्या कट रहा है ये, 5 के टेबल में 10 गया 2 पर, तो ऊपर कितना आएगा, ये 2 पर और ये 7 पर, तो ऊपर कितना आ गया, 11 दूनी 22 दूनी 44, 44, नीचे 91, 44/91 होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं? आगे देखो भाई, क्वेश्चन समझते समय कभी भी आपको ऐसा लगे तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, कुछ समझ में ना आए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके लिंक पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं भाई, कहीं पर भी आप आकर के अपने डाउट को पूछ सकते हो। 4 में बोल रहा है, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड डाई आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन को और अनबाइज्ड डाई को टॉस किया गया। तो पहले आप इसका ना सैंपल स्पेस बनाओ, फेयर कॉइन और उसके बाद अनबाइज्ड डाई। हेड आया तब भी 1 2 3 4 5 6, टेल आया तब भी 1 2 3 4 5 6। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले H1 H2 H3 H4 H5 H6, T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो बोल रहा है ए इवेंट है, ए बी द इवेंट, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए इवेंट है, हेड आ गया, तो हेड कब कब आ रहा है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये रहा भाई। और बी क्या है, 3 ऑन द डाई। बी क्या है, डाइस पर 3, ऐसे 2 ही है बस, H3 और T3, 2 इवेंट है बस। बोल रहे चेक करो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। भाई इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने का सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी अगर PA PB के बराबर आ गया तो आप डिक्लेयर कर देना कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। दोनों में कॉमन निकालो ज़रा, दोनों में कॉमन है सिर्फ H3। तो सबसे पहले कॉमन की प्रोबेबिलिटी निकालो, दैट इज 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो ज़रा, दैट इज 6/12। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो ज़रा, दैट इज 2/12। तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/6, 1/2। चेक करो इक्वल आ रहा है क्या, ये 1/12 है, 1/2 है, 1/6 है, हाँ भाई बिल्कुल आ रहा है 1/12 1/12।
ये दोनों इक्वल है, यानी कि लिखेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, 4 5 6 इन ग्रीन। तो मतलब सैंपल स्पेस तो यही हो गया ना, एक डाई का हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब एक डाई में 1 2 3 रेड है, 4 5 6 ग्रीन है। ए इवेंट क्या है? नंबर इज इवन। तो इवन नंबर क्या होगा? 2 4 6। और बी इवेंट क्या है? नंबर इज रेड। रेड कितने हैं? 1 2 3 रेड है भाई। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? कॉमन हो गया सिर्फ 2। बोल रहे हैं ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, चेक करो। तो सिंपल है भाई, ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ए पी बी के बराबर आ रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2, यानी कि 1/6। ए कितना है? 3/6। और बी कितना है? 3/6। तो ये आ रहा है 1/6 इज इक्वल्स टू 1/2 1/2, 1/6 1/4। दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ई और एफ इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दी हुई है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको दिया हुआ है 3/10, और ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 1/5। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं। बार बार एक ही बात पूछ रहा है, तो आप देखो कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर है तो है, नहीं तो नहीं है। ये 1/5, ये 3/5, तो भाई दोनों 1/5 और 9/50 बराबर नहीं है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है भाई। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करा। कोई भी दिक्कत लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।